अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है उसकी मुखालफत करें, क्योंकि इस देश की जनता जो साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ी, उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ी, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को भगाया और बहुत खून बहाकर भगाया, वो ये जानती है कि किसी भी देश के ऊपर होने वाला हमला, उसकी जनता के ऊपर होने वाला हमला गलत है। हम लोग आज यहां से यह आवाज उठाते हैं कि जो ये साम्राज्यवादी हमला हुआ है ईरान की जनता पर, और ईरान की जो सत्ता का जो सबसे शीर्ष नेतृत्व था उसको असैसिनेट कर दिया, जो कहे कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से भी किसी भी देश की पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, उसकी सॉवरेनिटी पर हमला है, यूएन चार्टर 204 का उसका उल्लंघन है, उस पर भी हमारे देश की सरकार चुप है। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से तो मोदी सरकार को यह कहना चाहिए था कि किसी भी देश के ऊपर होने वाला हमला गलत था, हम ये और कोई उम्मीद नहीं कर सकते थे। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि एक हमले से जस्ट एक दिन पहले जब मोदी इजराइल के नेतन्याहू के साथ गले मिल रहे थे और पूरे तौर पर यह दिखा रहे थे कि ज़ायनवाद के साथ भारतीय फांसीवादी खड़े हुए हैं, तो हमें उनसे उम्मीद नहीं है। लेकिन इस देश की जनता यह जानती है और लंबे समय से लड़ती रही है, और हम लोग यहां से आवाज उठाने आए हैं कि ईरान की जनता के साथ, ईरान की बच्चों के साथ, ईरान की महिलाओं के साथ भारत की जनता खड़ी हुई है। और यह हमला तब किया गया, जैसा साथी चिरांशु ने बताया, जब अमेरिका ढोंग कर रहा था, ओमान के जरिए नेगोशिएशन कर रहा था कि न्यूक्लियर आर्मामेंट जो कर रहा है ईरान उसको बंद करवा दिया जाए। इसके खिलाफ उन्होंने कहा कि हम वार्ता कर रहे हैं, नेगोशिएशन कर रहे हैं, और उस दौरान ही यह हमला किया गया। याद कीजिए, जो जून में हमला किया गया था वो भी तब किया गया था इजराइल और यूएस के द्वारा, जब ऐसी वार्ता चल रही थी। और वो 12 दिन के हमले में जब इजराइल और अमेरिका अपनी मुंह पिटाकर वापस भागा, तो इन्होंने फिर से एक लंबी तैयारी की कि फिर से हमला करते हैं, क्योंकि दो चीजें हैं। एक, इजराइल की जो सत्ता है, इजराइल में जो नेतन्याहू की सत्ता है, वो केवल और केवल युद्ध के जरिए ही जिंदा रह सकती है। नेतन्याहू को यह पता है कि जिस दिन युद्ध खत्म होता है, चुनाव होते हैं, उसके ऊपर जो 4 भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं वो चलेंगे और उसकी सत्ता जाएगी। तो वो जब तक पश्चिमी एशिया में युद्ध खींच कर रखेगा तब तक उसकी सत्ता बरकरार रखेगा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में फंसा हुआ है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने भी देखा पिछले समय में आईसीई के द्वारा जो किया गया, उसके खिलाफ देश की जनता, अमेरिका की जनता उसके खिलाफ आवाज उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का जो उसने लागू किया था उसको हटा दिया गया, और जो पूरा उसके जितने भी जो बातचीत थी वो लगातार जो हवा बना रहा था वो लगातार नीचे जा रहा था। इसलिए ईरान पर हमला करके खमेनी को खत्म करके ये चेहरा दिखाने की कोशिश है कि हम लोग कैसे बड़े नेता के तौर पर उभर सकते हैं। लेकिन ये एक जुआरी का दांव है, ये जुआरी का ऐसा दांव है जो ये सोचता है कि इस जुए से कोई ऐसा नतीजा निकल जाए, क्या पता आगे क्या हो। लेकिन ये खुद नहीं जानते हैं कि इन्होंने पश्चिमी एशिया में ये किन अंतर्विरोधों में फंसेंगे। और ये पहले भी हुआ है, जब अमेरिका ये बोलकर कि वो किसी देश के अंदर जनवाद लाने के लिए गया है, किसी देश में अपनी सत्ता को बचाने के लिए गया है, तब उसने वहां से अपना मुंह पिटवाया है। इससे पहले अफगानिस्तान में, इराक में, सीरिया में, लीबिया में, वहां जब भी हस्तक्षेप हुआ है, अब वहां पर वो उसकी सेना फंसी हुई है, उसको वहां से वापस भागना पड़ा है।
और आज भी यहाँ पर ईरान में जो वो हमला कर रहा है, ईरान के सत्ता ने उसको जवाब जो दिया है, अभी तक वो उसमें फंसा हुआ है। वो जो सोच रहे थे कि एक दिन में हम लोग हमला करेंगे, वहां की सत्ता का तख्ता पलट हो जाएगा और उसके बाद कोई ऐसी सरकार बैठ जाए जो ईरान में अमेरिका की टट्टू, अमेरिका का पक्ष ले, जैसे शाह बैठा हुआ है वहां से जो वो बयानबाजी करता रहता है। लेकिन जो इस बीच हो रहा है, 3 दिन गुजर चुके हैं, सैकड़ों ईरानी लोग मारे जा चुके हैं। जो ईरानी नेतृत्व है उसके शीर्ष कई नेता, 40 से ज्यादा नेता, बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं, लेकिन ईरान अभी भी लड़ रहा है, उसकी लड़ाई अभी भी जारी है। ईरान की जनता जो वैसे अपने इस धार्मिक कट्टरपंथी खामेनी की जो सरकार मौजूद थी उसके खिलाफ खुद संघर्ष लड़ रही थी, अपने जनवादी अधिकारों के लिए लड़ रही थी, लेकिन वो भी जानती है कि किसी भी साम्राज्यवादी हुक्मरान के आगे वो घुटने नहीं टेकेगी। तो वो भी अब मिलकर खड़ी है और इस साम्राज्यवादी युद्ध का मुखालफत कर रही है। और हम लोग आज यहीं पर ये बात करने के लिए आए हैं, ये युद्ध जिसमें युद्ध शुरू करने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू कई बातें कर चुके हैं। पहले दिन बोला कि युद्ध इसलिए था कि ताकि न्यूक्लियर कैपेसिटी जो है वो खत्म की जा सके। फिर बोला डोनाल्ड ट्रंप ने कि ईरान मुझे मारने वाला था इसलिए मैंने हमला कर दिया। हम लोगों अब ये बोल रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेसिटी कम करने के लिए और जो पूरे उसके ऊपर जो हमला हो रहा है उसको खत्म करने के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन असलियत तो ये है कि जो पूरा पश्चिमी एशिया तेल का जो भंडार है और जो वहां पर तेल के जो मौजूद है, जब तेल के लिए ये जो अमेरिका वहां पर अपनी पंजे गड़ाकर बैठा है, उसने अपने चौकीदार इजराइल को बनाया हुआ है ताकि वहां पर जो ये तेल है उसके संसाधन को उस पर कब्जा कर सके। और ईरान की जनता भी जो झेल रही है वो यही झेल रही है। अमेरिका जो पिछले 1.5 दशक से, पिछले 2.5 दशक से आर्थिक संकट के बाद से गुजरता हुआ उसकी शक्ति लगातार कम होती जा रही है, तो वो अपनी कम होती हुई शक्ति में लगातार ये कोशिश कर रहा है कि दुनिया को युद्ध में झोंक सके। एक तरफ यूक्रेन का युद्ध, फिर वेनेजुएला में मादुरो को उठा लेना, एब्डक्ट कर लेना, उसके बाद क्यूबा में लगातार तेल का संकट पैदा करना, ग्रीनलैंड पर कब्जा की कोशिश करना, और ये जो कोशिश है वो लगातार कर रहा है। और अब जो उसने ईरान पर हमला किया है वो अगर हम लोग लंबे काल में देखें तो वो असल में इसलिए है क्योंकि जो साम्राज्यवादी शक्ति के तौर पर अमेरिका नीचे अपनी उसकी शक्ति गिरती जा रही है, इसी वजह से वो पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक देना चाहता है। इन युद्धों को झोंककर वो अपनी शक्ति को टालने की कोशिश करेगा। और जो दूसरी धुरी रूस और चीन की है, जो समर्थन कर रही है वैसे ईरान को, लेकिन अप्रत्यक्ष समर्थन कर रही है। किसी को यह उम्मीद हो कि ईरान की जनता के समर्थन में ये लोग सीधे आएंगे, ऐसा कतई लगता नहीं है कि वो लोग सीधे आएंगे। वो भी इसी उम्मीद में होंगे कि जो भी नई इक्वेशन होती है तेल के इस भंडार पर, जो भी नई शक्ति काबिज होगी उसके साथ कैसे सौदेबाजी की जाए। ईरान जो आमतौर पर उसके पक्ष में खड़ा होता था, लेकिन अभी ये भी एक वेटिंग गेम खेल रहे हैं। क्या होगा इसके बाद, उसके बाद देखा जाए। अभी जो लड़ाई है वो ईरान की जनता अपने दम पर लड़ रही है, ईरान के जो हुक्मरान हैं वो लड़ रहे हैं। हम लोग यहाँ से ये बात कर रहे हैं कि ईरान की जो सॉवरेनिटी है, जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है, उसके ऊपर हमला करना किसी भी तरह से जायज नहीं है। और हम लोग ये यहाँ से आवाज उठाते हैं कि हमारे देश की सरकार को कंडेम करना चाहिए, डिप्लोमेटिक टाइज पूरी तरह से इजराइल से काटने चाहिए ताकि दबाव बनाया जा सके और इस युद्ध को रोका जा सके। हालांकि अभी जो मोदी जी बिल्कुल इजराइल के साथ नेतन्याहू को अपनी सॉलिडारिटी पेश कर रहे हैं, यूएई के साथ कह रहे हैं कि यूएई पर हुए ईरान के हमले पर कह रहे हैं कि यूएई के ऊपर ईरान को हमला नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ईरान में 150 से ज्यादा जो स्कूल की बच्चियां मारी गई उस पर कुछ नहीं बोला। पूरे ईरान में सैकड़ों नागरिक मारे जा चुके हैं, उस पर कुछ नहीं बोला। पूरे ईरान को जो कब्रगाह बनाया जा रहा है उस पर कुछ नहीं बोला। और ये उम्मीद भी थी जब गाजा में पिछले 2.5 साल में
लाख से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं, उसमें भी ये सरकार जायनवाद के साथ खड़ी थी, कंधे से कंधा मिलाकर। तो ईरान की जनता के साथ ये खड़ी होती, ये कतई नहीं होगा। लेकिन ये बात साफ है कि इस देश की जनता जिसने उपनिवेशवाद का, जिसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का दंश 200 साल तक झेला है, वो जरूर खड़ी होगी ईरान की जनता के साथ। और जब भी किसी देश के अंदर लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश होगी, वहां की जनता कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगी। और जो बात लेनिन ने कही थी, जो बात माओ ने कही थी कि किसी भी देश के अंदर ये जो हथियारों का जखीरा ये लोग लेकर बैठे हैं, ये बड़े से बड़े न्यूक्लियर वॉर्स, ये न्यूक्लियर वेपन्स, ये सब जनता के महासमंदर में आकर डूब जाने। तात्कालिक तौर पर ये हो सकता है कि ईरान में ये तख्ता पलट करने में अगर कामयाब हो भी जाए, तब भी ईरान की जनता लड़ती रहेगी, इनके किसी भी तौर पर साम्राज्यवादी मंसूबों को कामयाब होने नहीं देगी। और अंततः जीत जनता की होगी, चाहे तात्कालिक तौर पर साम्राज्यवादी हमलों में भयानक इस तरह की लूट खसोट और इस तरह का कत्लेआम जरूर मचाया जाए। और हम लोग यहाँ से बिगुल मजदूर दस्ता की ओर से ये आवाज बुलंद करते हैं और ये बात लेकर जाते हैं कि भारतीय जनता ईरान की जनता के साथ खड़ी है, अपनी आवाज उनके साथ बुलंद करती है और अपने इस देश की सरकार को भी ये कहती है कि वो लोग भी ईरान की जनता के साथ अपना समर्थन जाहिर करें और ये जो साम्राज्यवादी युद्ध थोपा जा रहा है उसका विरोध करें।